नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है धर्मेंद्र पाल सिंह ने। धर्मेंद्र जी, आपने बताया है कि आपकी एज है 54 ईयर्स की और 6 ईयर्स के बाद आपका रिटायरमेंट है सर्विस से। और फिलहाल जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसकी वैल्यू है 70 लाख रुपीज़ की और कुछ स्कीम्स में आप SIP भी कर रहे हैं। और जो SIP है वो जैसा आपने कहा है कि HDFC टॉप 100 फंड में 2011 से 5,000 रुपये, 23 से 5,000 रुपये, 24 से 2,200 रुपये इस तरह से है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपने 5,000 रुपये की SIP शुरू की, फिर आपने और ऐड कर दिया उसमें 5,000 रुपये तो 10,000 हो गया, फिर 2,200 और कर दिया, तो कुल मिलाकर अब जो SIP जा रही है वो आपकी 12,200 रुपये की जा रही है HDFC टॉप 100 फंड में। उसके अलावा एक्सिस मिड कैप फंड में 7,500 और मेरे एसेट लार्ज मिड कैप फंड में 10,000 और टाटा स्मॉल कैप फंड में 10,000 पर मंथ की SIP आप कर रहे हैं। आपने बताया है कि किस किस साल से आप कर रहे हैं, लेकिन जैसा आपने कहा है कि 70 लाख रुपए आपका अभी टोटल कॉर्पस है, तो इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जो पहले से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसकी वैल्यू बढ़कर इतनी हो गई है, या उसमें आपने और भी जो इन्वेस्टमेंट किया हो तो 70 लाख के अंदर वो सब आ गया है जो SIP से पैसे बढ़कर अब तक बन चुके हैं। तो अब मैं कैलकुलेट करूं कि 70 लाख का भी कॉर्पस है और जो अभी SIP आप कर रहे हैं वो सब मिलाकर बनती है 39,700 रुपये। तो ऐसे में अगर हम कैलकुलेट करें कि 12% का CAGR यानी कि 12% की कंपाउंडेड ग्रोथ आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको मिले, तो ऐसे में जो टोटल वैल्यू बन सकती है 6 साल के बाद वो होगी करीब 1,79 लाख रुपीज़। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए बन जाएं, तो डेफिनेटली इसके लिए आपको मतलब बन सकते हैं, पर और भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि 6 साल का वक्त है। और जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो 70 लाख रुपए है कॉर्पस, प्लस जो SIP आप बता रहे हैं वो भी मतलब 27,500 के हिसाब 39,700 के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सब मिलाकर थोड़ा बहुत रिटर्न बेटर भी हुए, तो आप 1,79 का 2 करोड़ पकड़ लीजिए, लेकिन 5 करोड़ बन पाना इस इन्वेस्टमेंट से ये मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है। तो या तो टारगेट आपको घटाना होगा या फिर आपको इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना होगा, और रिटायरमेंट का जो बेनिफिट मिलेगा उसको आप जोड़कर मान लीजिए कि वो 5 करोड़ बन जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। बट इस इन्वेस्टमेंट से तो मुश्किल दिखाई दे रहा है। पर बात करते हैं स्कीम की, HDFC टॉप 100 फंड में आप 12,200 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल करते रहिए। लेकिन आपका मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर काफ़ी है, और क्योंकि मेरे एसेट लार्ज मिड कैप के जरिए भी आपको मिड कैप में एक्सपोजर मिल रहा है। उसके अलावा आपने अलग से एक्सिस मिड कैप फंड लिया है, उसमें 7,500 रुपये की SIP हो रही है। स्मॉल कैप में 10,000 रुपये कर रहे हैं। तो मेरी राय ये है कि आपको स्मॉल कैप मिड कैप में एक्सपोजर कम करना चाहिए, और स्पेशली जब निवेश की अवधि सिर्फ 6 साल बची है। तो आप टाटा स्मॉल कैप में यदि SIP रोक दें तो ये बेहतर होगा, एक्सिस मिड कैप फंड में भी रोक दें। मेरे एसेट लार्ज मिड कैप के जरिए आपको मिड कैप का एक्सपोजर मिल ही रहा है, वो ठीक है। और ये जो आपके 2 स्कीम में 17,500 रुपये की SIP रुक जाएगी, तो इससे आप एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP के जरिए। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मेरे हिसाब से आप पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड को चुन सकते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है जो आपके पोर्टफोलियो में अभी नहीं है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और प्लस ये एक टाइम टेस्टेड स्कीम है, काफ़ी समय से परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी देखी जा रही है। तो मेरे हिसाब से आप पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड को जोड़ सकते हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में SIP रोक सकते हैं। साथ ही 70 लाख रुपए जो बन गए हैं, अगर आप मुझे बता सकें कि कौन कौन सी स्कीम है, कैसे है ये टोटल एलोकेशन, तो मैं उस पर भी राय दे पाऊंगा। और कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के नज़दीक आप पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में स्मॉल कैप मिड कैप में खास तौर पर आपका एक्सपोजर कम रहना चाहिए, और थोड़ा बैलेंस पोर्टफोलियो होगा जहां पर डेट और गोल्ड भी होगा तो और भी बेहतर रहेगा। ऑल द बेस्ट टू यू। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है संतोष गुप्ता ने। संतोष जी, आपने कहा है कि 1 साल से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, सो धन्यवाद।
मुझे उम्मीद है कि इससे आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। और जो स्कीम आपके पोर्टफोलियो में पढ़ देता हूँ पहले। पराग पारिक ELSS टैक्स सेवर फंड में आप कर रहे हैं 5,000 की SIP। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट लोकेशन फंड में यानी ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में 5,000 की SIP, कोटक मल्टी कैप फंड में 5,000, SBI कॉन्ट्रा फंड में 5,000 और एडलवाइज मिड कैप फंड में 5,000। साथ ही टाटा स्मॉल कैप फंड में भी 5,000 की आप SIP कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 6 स्कीम आपके पोर्टफोलियो में हैं, जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप, मल्टी एसेट एलोकेशन, टैक्स सेवर, कॉन्ट्रा फंड है। तो मेरे हिसाब से आपकी चॉइस अच्छी है, स्कीम भी अपनी कैटेगरी की अच्छी हैं, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। आपने कहा है कि पिछले 1 साल से निवेश कर रहे हैं। अब आगे ये देखना इंपॉर्टेंट है कि कितने समय के लिए आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप, मिड कैप है, तो ऐसे में आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए। कम से कम 7-8 साल या उससे अधिक समय के लिए यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में जो स्कीम है उनके साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप की वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं, उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहेगी, लेकिन क्योंकि SIP जब हम करते हैं तो ऐसे में एक फ़ायदा ये होता है कि यदि मार्केट नीचे आता है, NAV कम होती है, तो आपको यूनिट ज़्यादा मिल जाती हैं। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में आपकी जो कॉस्ट है वो एवरेज आउट हो जाती है। तो SIP के जरिए निवेश करना है तो आप बिल्कुल अपना जो इन्वेस्टमेंट प्लान है इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है दीपक भोसले ने। दीपक जी, आपने बताया है कि आप कुछ फंड्स में SIP कर रहे हैं, उसमें से SBI स्मॉल कैप फंड 6,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 5,000, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड 7,500 और साथ ही महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड 7,500 और SBI फोकस इक्विटी फंड में 2,000 रुपीज़। और 20 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ऐसा आपने कहा है। अभी 15 लाख का पोर्टफोलियो है और 2017 से आपने शुरुआत की थी और अभी टोटल आपकी 28,000 पर मंथ की SIP चल रही है और 3 करोड़ का आपका लक्ष्य है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल की। तो यदि 15 लाख का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और 28,000 की SIP है तो 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पर 20 साल में करीब 4 करोड़ 2 लाख यानी 4 करोड़ मान लीजिए, 4 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो 3 करोड़ का आप टारगेट लेकर चल रहे थे, उससे ज़्यादा का अमाउंट इकट्ठा हो सकता है। पर एक बात बता दूं, यदि 6% की महंगाई दर हम मानकर चलें तो ये जो 4 करोड़ रुपए हैं इसकी वैल्यू आपसे 20 साल के बाद आज के करीब 1 करोड़ 25 लाख के आसपास रहेंगे। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको अपने निवेश को बढ़ाना चाहिए। और ऐसे में यदि मैं ये कहूँ कि आप 10% से हर साल स्टेप अप कीजिए, अगर 10 से मुमकिन ना हो चलो 7% से कर लेते हैं, तो 7% से हर साल स्टेप अप कम से कम कीजिए। तो क्या होगा, ये वैल्यू करीब करीब आपकी 5 करोड़ 58 लाख बन सकती है 20 साल में, अगर आप स्टेप अप करेंगे 10% से। उसके अलावा जब जब आपके प्रमोशन होंगे, जब जब सैलरी और ज़्यादा बढ़ेगी, तब आप और भी ज़्यादा अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। तो आपका जो टारगेट है वो 3 करोड़ नहीं बल्कि वो होना चाहिए 6 करोड़ रुपए। तो जब 6 करोड़ रुपए होगा तो यदि हम उस 6 करोड़ को जब देखेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी बन गई है, वही 6% की महंगाई दर के हिसाब से 20 साल के बाद उसकी वैल्यू करीब करीब 2 करोड़ के आसपास होगी। और यदि आप ये मानकर चल रहे थे कि जैसे आज 3 करोड़ की वैल्यू है, उतना पैसा वहाँ पर रहे, मैं अगर 3 करोड़ पे इन्फ्लेशन मान के चलूँ तो टारगेट होना चाहिए 10 करोड़ रुपए का, यानी 20 साल के बाद 10 करोड़ रुपए होंगे तो वो आज के 3 करोड़ के आसपास रहेंगे। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म में जो महंगाई दर है इसको ध्यान में रखते हुए आपको गोल सेट करना चाहिए। तो आप 10 करोड़ करें, 6 करोड़ करें या जो भी है, बट कम से कम जो 3 करोड़ की हम बात कर रहे थे वो तो काफ़ी कम लग रहा है। अगर भविष्य के हिसाब से 3 करोड़ की बात की जाए तो स्टेप अप तो आपको करना ही चाहिए। ये तो बात थी गोल की, बट मुझे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बतानी थी कि आपने 2017 से इन्वेस्टमेंट किया और ये स्मॉल कैप फंड उस हिसाब से बिल्कुल सही थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट फिलहाल मैं एक बात बोलूँ आपको कि स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस को देखते हुए ये कहना चाहूँगा कि यदि आप थोड़ा एक्सपोजर कम कर लें स्मॉल कैप का अपने पोर्टफोलियो में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके पोर्टफोलियो में सरप्राइजिंगली मतलब 4 स्मॉल कैप फंड्स हैं, तो ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं माना जा सकता। और साथ ही एक फोकस फंड है, फोकस फंड में भी रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि फोकस अप्रोच होती है। पोर्टफोलियो में 30 से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं हो सकते, तो जब कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहता है तो रिस्क भी बढ़ जाता है और स्मॉल कैप में तो रिस्क है ही है। तो अगर आप थोड़ा स्मॉल कैप में स्कीम कम कर लें, हालांकि स्कीम सभी अच्छी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन इसमें से आप 2 स्कीम रख लीजिए और 2 स्कीम में एसआईपी आप रोक दें और उसकी जगह पर आप या तो लार्ज एंड मिड कैप फंड ऐड कर लें, तो जिसके जरिए आपको लार्ज कैप और मिड कैप दोनों का एक्सपोजर मिल जाएगा, या फिर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लें और फ्लेक्सी कैप के जरिए आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह का समय के अनुसार एक्सपोजर मिल सकता है, वो भी अच्छा रहेगा। तो या फिर दोनों भी ले लें, एक लार्ज एंड मिड कैप में आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें और फ्लेक्सी कैप फंड के लिए आप क्योंकि लंबे समय की बात हो रही है तो ऐसे में बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। तो इस तरह से थोड़ा बदलाव मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है सुरेश जी ने। सुरेश, आपने बताया कि आप फार्मर हैं और आपकी एज है 45 ईयर्स की और 15 साल का आपका निवेश का लक्ष्य है और बाद में आप चाहते हैं कि जो टोटल पैसा इकट्ठा होगा उसमें से 15,000 रुपया महीना आप विड्रॉ कर सकें SWP के जरिए। आपने जो स्कीम चुनी है उनका जिक्र कर लेते हैं। मेरे एसेट, मिड कैप फंड, HDFC डिफेंस फंड, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड और SBI ऑटोमोटिव फंड, इनमें 1,000 रुपये पर मंथ की SIP कर रहे हैं ईच स्कीम में। तो यहाँ पर आपको मैं कहूँगा कि बदलाव करना चाहिए, पर कौन कौन सी स्कीम कैसे करेंगे ये मैं आगे का सवाल पढ़ने के बाद आपको बताता हूँ। और आगे आपने कहा है कि 1 साल कंप्लीट हो गया इस इन्वेस्टमेंट को और साथ ही SIP करना चाहते हैं लिक्विड फंड में, वहाँ से STP करना चाहते हैं। ओके, और कैसे आप कर सकते हैं? पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, इनमें 10,000 रुपया लमसम आपने किया था 6 महीने पहले। साथ ही कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो 12 साल पहले किया था। 5,000 रुपया लमसम किया था दोनों फंड में। और एक आप ये भी कह रहे हैं कि रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट है जिसे आप डायरेक्ट में करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सारे सवाल हैं आपके सवाल में। पहली बात, आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कीजिए। आपने 3 थीमेटिक फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं SIP के लिए, उसके अलावा टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वो भी एक थीमेटिक फंड है। तो जो SIP आप कर रहे हैं उसके लिए मेरी राय यह है कि HDFC डिफेंस फंड, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड और SBI ऑटोमोटिव फंड में SIP रोक दें। जो आप कह रहे हैं कि लिक्विड फंड में SIP करें फिर STP करें, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है कि SIP करें और STP करें। वो STP तब होती है अब लमसम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से आप STP करते हैं। पर फिलहाल SIP जो चल रही है 4,000 की, आप सिर्फ मेरे एसेट मिड कैप फंड में जारी रखें। 3,000 की SIP रोक दें और 3,000 की जो SIP है, 3,000 रुपये जो बचते हैं उसके लिए मैं कहूँगा 1,000 रुपये आप कर सकते हैं एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड में, और वो फंड रहेगा HDFC निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। बाकी के जो 2,000 रुपये बचे उसके लिए एक फ्लेक्सी कैप फंड चुना जा सकता है, और निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड या हेलियस फ्लेक्सी कैप फंड मेरे हिसाब से आप चुन सकते हैं। तो 2,000 रुपये फ्लेक्सी कैप फंड में, 1,000 रुपये लार्ज कैप इंडेक्स फंड में और बाकी का 1,000 रुपये मिड कैप फंड में आप निवेश करके आगे बढ़ सकते हैं। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, लेकिन टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से भी मैं आपको निकलने की सलाह दूंगा। उस फंड को भी आप निकालकर फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें SIP आप करेंगे उसी में आप ऐड कर लीजिए। आपने पूछा है कि रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में कैसे स्विच कर सकते हैं। तो रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करना ऐसा ही है जैसे कि एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करना, और ये आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ऑफलाइन ट्रांजेक्शन फॉर्म भरकर आप AMC को दे सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप रजिस्ट्रार जो कि के फिनटेक और कैम्स हैं, जो भी स्कीम आपने ली हुई है उनके जो भी रजिस्ट्रार हैं उनके ऑफिस में जमा कर सकते हैं। अदरवाइज़ यदि आपने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी प्लेटफॉर्म के जरिए, तो आप उसी ऐप या उसी प्लेटफॉर्म के जरिए ये कर पाएंगे। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है विजय प्रधान ने। विजय जी, आपने बताया कि आपने कुछ स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या SIP कर रहे हैं आप 1 लाख रुपये पर मंथ की, और अब चाहते हैं कि जो मार्केट सेगमेंट के हिसाब से कैसे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बनाया जाए। तो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 24,000 की SIP है, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में 24,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 24,000, कोटक स्मॉल कैप फंड में 14,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 10,000। तो 2 स्मॉल कैप में मिलाकर भी 24,000 की SIP हो रही है। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 4,000 रुपये की SIP आप कर रहे हैं। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 10 ईयर्स का, तो मेरे हिसाब से आपको स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम करना चाहिए और मिड कैप में भी थोड़ा कम करें और लार्ज कैप में थोड़ा बढ़ाएं।
तो क्वांट फ्लेक्सी कैप में मैं आपको ऐड करने के लिए नहीं कहूँगा राइट नाउ, लेकिन पहली बात तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है उसमें आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड में 14,000 और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 10,000 की एसआईपी है। तो 24,000 में से मैं कहूँगा कि आपको सिर्फ 15,000 की ही एसआईपी करनी चाहिए स्मॉल कैप में। मिड कैप की बात की जाए तो 24,000 की तो आप एसआईपी कर ही रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में, लेकिन आईसीसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप के जरिए भी आपको मिड कैप का अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। तो मिड कैप में थोड़ा एक्सपोजर कम किया जा सकता है और निफ्टी 50 में जो जिसमें आप अभी 4,000 रुपये कर रहे हैं उसमें आप इसे बढ़ाकर 20,000 रुपया पर मंथ कर लीजिए। और उसके अलावा मेरी राय यह है कि फ्लेक्सी कैप फंड आप और ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड जो है ये थोड़ा सा मोमेंटम स्ट्रेटजी को फॉलो करता है और इसका जो पोर्टफोलियो है वो भी थोड़ा फोकस्ड रहता है। तो अगर आप एक वेल डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर लें तो ये अच्छा रहेगा और इसके लिए आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को चुन सकते हैं। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड और ऐड करना है आपको, लार्ज कैप इंडेक्स फंड में एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना है, स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में थोड़ा आपको जो एक्सपोजर है वो कम करना है। ये मेरी राय है आपके लिए, आपका जो 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसको देखते हुए। आप अब तक कितना पैसा इकट्ठा कर चुके हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं मानकर चलूँ कि 1 लाख रुपए की एसआईपी 10 साल के लिए 12% के हिसाब से तो करीब 2 करोड़ 24 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 10 ईयर्स में। और यदि आप स्टेप अप कर लें, जिसकी मैं हमेशा सलाह देता हूं, तो अगर 10% से स्टेप अप करेंगे तो 10 साल में आप इकट्ठा कर पाएंगे करीब 3 करोड़ 27 लाख रुपए। तो इसके लिए स्टेप अप जो है ये अच्छा रहता है लॉन्ग टर्म में और इसका फ़ायदा मिलता है। तो आपको अपनी निवेश की राशि को बढ़ाना चाहिए। स्टेप अप कर लेंगे तो एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा कि हर साल कम से कम 10% से तो एसआईपी अमाउंट बढ़ता रहेगा और फिर जब मुमकिन हो आप टॉप अप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है जानकारी को पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।